ये बात आप जानते होंगे कि ज़हानत और हिस्सासियत ये राइट प्रोपोर्शनल होते हैं, रास्त मुतनासिब होते हैं एक दूसरे के। ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, बल्कि तमाम तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो इस मसले का शिकार हैं। बहुत सारे लोग कामयाब भी होते हैं इस चीज़ में, चाहे उनको वहाँ कितनी मेहनत करनी पड़े, वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको कितनी तगोदो करनी पड़ती है। ब्यूरोक्रेसी में होता है कि किसी यंग और एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक आदमी को आगे आने का मौका ही नहीं दिया जाता। वहाँ पे गाग लोग बैठे हुए हैं जो ये नहीं चाहते कि उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग आगे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम थर्ड जनरेशन के साथ में हूँ आपका मेज़बान तनवीर। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ़ समाजी और माशरती मसाइल पर, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी थर्ड जनरेशन जो कि हमारी यूथ है उन प्रॉब्लम्स के बारे में क्या राय रखती है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की पढ़े लिखे और हुनरमंद लोगों से अगर पूछा जाए कि वो अपने मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं तो उनमें से ज़्यादातर का जवाब होगा कि वो यूरोप और अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं। जी हाँ, ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, बल्कि तमाम तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो इस मसले का शिकार हैं। पाकिस्तान में ये मसला किस हद तक मौजूद है और इसकी क्या वजूहात हैं, हमारी तीसरी जनरेशन जो है वो इसके बारे में क्या राय रखती है, इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है तीनों जनरेशन्स के रिप्रेजेंटेटिव को। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एडी मेकन साहब, जो एक सीनियर सिटीज़न हैं, दानिश्वर हैं और तवील तदरीसी तजर्बा भी रखते हैं। वो इस तमाम राय के ऊपर हमें अपने कमेंट्स देंगे। हमारी सेकंड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं मिस अमर महमूद ख़ान, जो एक ब्रॉडकास्टर हैं और रिसर्च करते रहते हैं इस किस्म के डिफरेंट जो समाजी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर। और हमारे तीसरे गेस्ट हैं राजा कैसर महमूद, जो एक स्टूडेंट हैं IR डिपार्टमेंट के क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, और वो आज अपनी यंग जनरेशन की जो सोच है इस मसले के बारे में उसके ऊपर अपनी राय देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोफेसर एडी मेकन साहब से। सर, आप हमें ये बताइए कि ब्रेन ड्रेन है क्या? देखिए, माशरे की अक़दार वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। कभी ज़हानत और इल्मियत बावकार ठहरती है, कभी दौलत को वक़ार का ज़रिया समझा जाता है, कभी इक़्तिदार और पावर इसकी मुस्तहिक ठहरती है। जिन औक़ात में ज़हानत से तवज्जो हट जाए और जो इक़्तिदार पर काबिज़ लोग हैं वो ज़हीन लोगों को अपने लिए ख़तरा समझने लगें, तो वो इस तरह का माहौल पैदा कर देते हैं कि ज़हीन लोगों को उस एनवायरनमेंट में एक कंफर्टेबल तरीके से रहना मुमकिन नहीं रहता। ये बात आप जानते होंगे कि ज़हानत और हिस्सासियत ये राइट प्रोपोर्शनल होते हैं, रास्त मुतनासिब होते हैं एक दूसरे के। यानी जो शख्स जितना ज़हीन होगा, फितरी बात है कि वो उतना ही हिस्सास होगा। लिहाजा जब ऐसे अफराद को ये महसूस होने लगे कि वो मुआशरे पर बोझ हैं, वो इजाफ़ी हैसियत रखते हैं, तो वो फिर ऐसे मुआशरों में अपनी पनाह ढूंढने लगते हैं जहाँ पर ज़हानत की पजीराई होती है। ये पाकिस्तान के लिए कोई नई इस्तिलाह नहीं है ब्रेन ड्रेन की। मैंने डॉक्टर आगा इफ्तिखार हुसैन का एक आर्टिकल पढ़ा था 1980 में, जिसमें उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी। और बाद में एक नशिस्त में जब डॉक्टर साहब से मुझे बातचीत करने का मौका मिला, तो डॉक्टर साहब एक ब्यूरोक्रेट थे बेसिकली। ही वाज PhD इन मैनेजमेंट साइंसेस एंड ही वाज आल्सो D.Litt इन फ्रेंच लिटरेचर। और वो सोबोर्न यूनिवर्सिटी से पढ़े भी थे, वहाँ पढ़ाते भी रहे थे। और सोबोर्न यूनिवर्सिटी का सिग्निफिकेंस आपको पता होगा कि इनकलाब फ़्रांस ने सोबोर्न यूनिवर्सिटी से जन्म लिया था। तो इस वियन के आदमी से के मुँह से जब मैंने ये सुना कि ब्यूरोक्रेसी में ये हाल है कि जब कोई अपराइजिंग नौजवान कंपटीशन में कामयाब होकर ब्यूरोक्रेसी में आ जाता है, तो वहाँ बैठे हुए घाग लोगों की कोशिश होती है कि वो उसको कॉर्नर कर दें, और उनके बैक ऑफ माइंड में कहीं ये ख़तरा होता है कि ये आदमी अपराइज करेगा, मुझसे आगे निकल जाएगा, या मुझसे बेहतर परफॉर्म करेगा तो मेरे लिए कंपटीशन की एक सिचुएशन पैदा होगी और मैं कमतर समझा जाऊंगा। इस ख़तरे के पेश नज़र वो उसे खुले लाइन लगा देता है। इस तरह की सिचुएशन का रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए जब लोग मुल्क से बाहर जाकर अपने लिए रोज़गार तलाश करने लगते हैं और ये एक रिवाज बनने लगता है, तो इस कैफियत को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। मिस अमर मेकन साहब ने ब्रेन ड्रेन की एक इस्तिलाह हमारे सामने बयान की, और पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे जो यहाँ पे सिचुएशन पेश आती है और लोग यहाँ से बाहर जाते हैं उनकी रीज़न्स के ऊपर उन्होंने एक रोशनी डाली। आप सेकंड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मेगन साहब ने जिस
रिसर्च का हवाला दिया, जिस डॉक्यूमेंट का हवाला दिया वो 1980s की बात की। सही। तो आप क्या समझते हैं कि 1980s में ऐसे हालात थे जिसकी वजह से कि हमारा जो ब्रेन है उसको बाहर अपनी पनाह ढूंढना पड़ी? देखिए, बहुत सारी बातें इन्होंने हाईलाइट की हैं, लेकिन वो है कि हम लोग तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ज़ाहिर है मैं अपनी जो यहाँ पर मैं सेकंड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं उन्हीं हवालों से बात कर सकती हूँ जो कि मैंने देखा है या अपनी सोसाइटी में, या हम लोग ख़ुद इन चीज़ों में से गुज़रे हैं। तो ये वाकई के 80s के बाद से इस चीज़ में इजाफ़ा ही हुआ है, कमी नहीं हुई है। और वही बात इन्होंने की कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो है वो टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, लोग हैं, जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं वो ट्राई करते हैं बार बार के कहीं जिस फील्ड में उन्होंने एजुकेशन ली है उसी फील्ड में उनको जॉब नहीं मिलती, बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। फिर बैकग्राउंड का मसला होता है, उनका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है कि वो लोग अपने आप को कहीं एडजस्ट कर सकें। तो फिर वो ये अल्टीमेटली सोचते हैं कि हम शायद किसी दूसरे मुल्क में जाके किसी और जगह पे शायद हम अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकें। हर शख्स ये चाहता है कि उसको ज़िंदगी की बुनियादी जितनी भी सहूलियात मैसर हों, उसका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो, और उसको बेहतर करने के लिए फिर वो दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं। और बहुत सारे लोग कामयाब भी होते हैं इस चीज़ में, चाहे उनको वहाँ कितनी मेहनत करनी पड़े, वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको कितनी तगोदो करनी पड़ती है। इतना आसानी से आप नहीं मूव कर सकते। और ये है कि अभी तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी हैं, आपको दूसरी मुल्क में आप ट्रैवल इतना आराम से नहीं कर सकते। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि मुल्क में हालात चल रहे हैं उस वजह से। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन जो है पाकिस्तान में यहाँ की मसाइल की वजह से है और वो जस्टिफाइड है? जी बिल्कुल, इनकी बात को ही मैं कंटिन्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ये फैक्ट है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, और इसमें इजाफा ही हुआ है। और पूरी की पूरी फैमिलीज़ जो है, कैसर साहब से हम पूछेंगे, हमारे थर्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिस ने तो इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया कि पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं और यहाँ पे होता नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आप उसे एक एज लेंगे, जो हमारी यंग जनरेशन जो है एक सोच रखती है कि उन्हें बाहर के मुल्कों में चला जाना चाहिए, या वो कुछ इससे डिफरेंट सोचते हैं कि पाकिस्तान को भी उनकी ज़रूरत है? शुक्रिया नवीर भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखें, फैक्ट्स आर फैक्ट्स एंड फैक्ट्स कांट बी इग्नोर्ड एंड फैक्ट्स कांट बी निगलेक्टेड। आप फैक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। फैक्ट्स ये हैं कि आपके कंट्री में जब आपके स्टूडेंट्स को आपने जब खुद प्रोफेसर साहब ने बात की कि जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो हसास भी होते हैं, दे आर द मोस्ट सेंसिटिव पर्सन। तो जब आपको फैसिलिटेशन नहीं मिलेगी, आपको आपकी एजुकेशन का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको आपके टैलेंट का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली फिर जो है तो आप को मतलब आप ये फ़ैसला कर लेते हैं या आप ये समझते हैं, अभी डिसाइड करते हैं कि मेरे लिए इस मुल्क को छोड़ देना ही बेहतर है। देखें, किसी को भी ऐसा अच्छा नहीं लगता अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाना, किसी को पसंद नहीं होता, और हर आदमी अपने मुल्क को सर्व करना चाहता है। तो यह है कि लेकिन सिर्फ ये जो पैट्रियोटिज़म और हम नेशनलिज़म इसकी बात करें तो ये इससे जो है ना तो सिर्फ पेट नहीं आदमी का भरता। तो आप अगर दूसरी तरफ गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप देखें, जो जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान के अंदर, और इसके अलावा आपके जो है तो बहुत हाई एजुकेटेड लोग जो हैं तो वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको उनकी मतलब मुताबिक जॉब नहीं मिलती, उनको फैसिलिटेशन नहीं मिलती, तो वो लोग कंपेल हो जाते हैं इस कंट्री को छोड़ने के लिए। और अगर आप इसको सर्वे करें तो मोस्टली लोग दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क को छोड़ के जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि विलिंगली लोग, हाँ बास विलिंगली इस सूरत में जाते हैं कि जब आपको यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी आपको अपने स्टडीज़ के हवाले से नहीं नज़र आ रही होती, या आप जिस आप एरिया जिस स्पेशलाइज़ करना चाह रहे होते हैं आप उसको के लिए अब आप मुल्क से बाहर जाते हैं। तो यह है कि लेकिन मोस्टली जो होता है तो डेस्परेट लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मतलब इस मुल्क ने उन्हें कुछ नहीं दिया, तो वो मुल्क को तो छोड़ के जाने पे कंपल हो जाते हैं और वो मजबूर होके जाते हैं। तो और ये हर आदमी की ख्वाहिश होती है अपने मुल्क को सर्व करना, लेकिन मुल्क उन्हें भी तो रिवॉर्ड में कुछ नहीं दे रहा। एक क्वेश्चन मैं ज़रूर करूँगा यहाँ पे कि आपको ज़्यादा शिकायत मुल्क से होती है या आपने से पहले वाली जनरेशन से होती है कि उन्होंने आपके लिए क्या छोड़ा है जिसको लेकर के आप आगे चलें? देखें, ये तमाम चीज़ें को रिलेटेड हैं। आप किसी एक सिस्टम, ये ऑल यूनिट्स हैं विच आर कोहेरेंट, आप किसी एक को अलग करके नहीं रख सकते कि जो है तो सेकंड जनरेशन ने ये आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन कर दी, आपके साथ गवर्नमेंट ने एक्सप्लॉयटेशन की या सिस्टम ने की। ये तमाम चीज़ें कोहेरेंट हैं, जो एक पूरा एक्सप्लॉयटेटिव साइकिल बना हुआ है जो आपको जो एक्सप्लॉयट कर रहा है, जो आपकी यंग जनरेशन को एक्सप्लॉयट कर रहा है। तो ये आप ये नहीं कह सकते, ना हम प्रेजेंट गवर्नमेंट
को ब्लेम करेंगे, ना हम इसकी जो इससे पिछली गवर्नमेंट है उसको ब्लेम करेंगे, और ना हम जो है तो हम तो ब्लेम करते हैं सिस्टम को। ये जो सिस्टम है ये पूरा एक एक्सप्लॉयटेटिव है, और इसमें तो एक्सप्लॉयटेशन होगी जब आपका ऐसा सिस्टम होगा कि जिसमें आपको, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में होता है कि किसी यंग और एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक आदमी को आगे आने का मौका ही नहीं दिया जाता। वहाँ पे गाग लोग बैठे हुए हैं जो ये नहीं चाहते कि उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग आगे आ जाएं। ये तो हर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर देख लें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही अगर आप उठा के देखें तो यही है कि इनएफिशिएंट और इनकैपेबल लोग जो है तो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। तो ये लोग जो है तो कभी इस यंग जनरेशन को आगे नहीं आने दे रहे। तो हमारी तो शिकायत इनसे भी है, बल्कि पूरी जितनी सिस्टम की यूनिट्स हैं सबसे ही शिकायत है। ये कोहेरेंट यूनिट्स हैं, इसको अलग नहीं कर सकते आपके सिर्फ सेकंड जनरेशन से शिकायत है या गवर्नमेंट से है। अच्छा, एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा सवाल मिस अंबर से ये ज़रूर बनता है कि एक ऐसा मुल्क, एक पहली मुस्लिम नज़रियाती रियासत जो एक वजूद में आई और उसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी, और हमारे से पहले वाली जो जनरेशन थी, अभी हम थर्ड जनरेशन में दाखिल हो रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, और वो वालिदैन थे यकीनन उस वक्त जो हमारी सेकंड जनरेशन थी उसके, तो उन्होंने वो जिक्र भी करते होंगे घर में अपनी कुर्बानियों का जिनसे गुजर करके उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया। तो हमारी सेकंड जनरेशन इतना जल्दी उससे परेशान हो गई इन हालात से कि उन्होंने बाहर ही अपनी ढूंढा कि हमें वहीं पे बचत हो सकती है और यहाँ से हमें भागना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि यही एक सोल्यूशन है कि बस आप मुल्क को छोड़ के चले जाएं। ये कोई ये चीज़ वैसे ग्रो कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, बीच में बहुत ज़्यादा थी, अभी क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए कि वीज़ा लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है, तो बहुत सारे नौजवान वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मायूस होकर वापस आते हैं। और हमारे मुल्क में भी जो है बड़े कामयाब हैं, जॉब्स में भी हैं, बिज़नेस में भी हैं, और ज़ाहिर है एक पूरा मुल्क चल रहा है तो उसमें सारी की सारी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, किसी एक चीज़ को लेके तो हम नहीं बैठ सकते। लेकिन आप लोगों ने आगाज़ तो किया बाहर जाने का, 1980 से स्टार्ट हो गया कि अब हमें बाहर ही जाना चाहिए मुल्क को सर्व करने की। देखें, अगर आप जिक्र करें ये जो मंगला डैम बना था मीरपुर में, तो वहाँ के लोगों को ख़ुद गवर्नमेंट ने नेशनलिटी दी वहाँ इंग्लैंड की, और लोग वहाँ से मूव कर गए, और अब देखें फैमिलीज़ की फैमिलीज़ चली गई हैं, तो वो भी एक फैक्टर था। तो वो इसलिए तो नहीं गए थे कि उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। लोग वो अभी भी एहतजाज करते हैं कि जी हमारी आबाओ वजदाद की जो है जायदाद कब्रें वहाँ जो हैं वो दफन हो गई, फिर उसकी तोसी की गई, फिर भी कितना बड़ा मसला बना था। तो वो भी एक सिलसिला था। लेकिन ये है कि ज़्यादा इस वक्त तो हम बात करें ना कि क्या जी हमारी जो फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन थी उसने क्या इस किस्म के सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए हैं कि जी जो हमारी थर्ड जनरेशन है वो मूव करने पे मजबूर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अगर जब हमें वीज़ा नहीं मिल रहा होता, हम इतनी ट्राई करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, नहीं हम बाहर जा सकते, तो अल्टीमेटली फिर हमने अपने मुल्क में ही सर्व करना है ना, कोई ना कोई तो। लेकिन सब क्या वाकई उस वक्त ऐसे हालात थे, 80s में ऐसे हालात पैदा हो चुके थे कि हमारी जो जनरेशन्स थी उन्होंने बाहर आफियत ढूंढी बाहर पना लेने में? एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल नोयत का सवाल बनता है, और इस प्रोग्राम में मैं मुनासिब नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल एनालिसिस किया जाए इस हवाले से। लेकिन ये तयशुदा बात है, जैसे दिसंबर ने बताया कि मंगला डैम के नतीजे में जब फैमिलीज़ यूरोप जाके बस गई, तो यहाँ के लोगों के लिए वहाँ एक रास्ता नज़र आने लगा, एक ताल्लुक़ था वहाँ, जो उस फैमिली के बाकी मादा लोग पाकिस्तान में मौजूद थे उनके लिए आना जाना कोई मसला नहीं था, और वो आते जाते रहे। और जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो फिर आपको एक कंपैरिजन नज़र आता है कि पाकिस्तान में हम क्या देखते हैं और पाकिस्तान से बाहर हालात किस तरह से हैं। तो फिर अगर बाहर हालात बेहतर हों एज़ कम्पेयर टू द सेम इन पाकिस्तान, तो अट्रैक्शन पैदा होना कुदरती बात है। लिहाजा अगर आपको बाहर कोई अट्रैक्शन नज़र आएगी तो उस वक्त के यंगस्टर ज़रूर चाहेंगे कि वो उस अट्रैक्शन को अवेल करें, और पाकिस्तान में गलने सड़ने से बेहतर है कि वहाँ मामूली स्टेटस से शुरू किया जाए, और चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ इक्वली दस्तयाब होती हैं तो फिर आगे बढ़ता चला जाता है आदमी और आखिर कामयाबी इख्तियार कर लेता है। कैसर साहब, क्या यही एक सोच होती है कि बाहर जाएंगे और हमारी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगी? जिस कौम ने, जिस मुआशरे ने इस लेवल तक पहुँचाया, इस पेडेस्टल पे पहुँचा दिया कि अब आप इस काबिल हैं कि आप अपने मुल्क में सर्व करें या बाहर सर्व करें, तो फिर उस प्रायोरिटी में आप हमेशा बाहर जाने को ही तरजीह देते हैं? देखें, बेसिकली जो है पाकिस्तान नेशन इज़ अ डिप्राइव्ड नेशन, और पाकिस्तानी यूथ इज़ अ डिप्राइव्ड यूथ। और पाकिस्तानी यूथ जो है तो इसको हमेशा से यही रहा है कि इसे हुकूक से महरूम रखा गया है। तो अब देखें कि चूँकि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ मेरा जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो यह है कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते आप अगर आप जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ उनके पॉलिटिक्स को स्टडी करें तो ये लोग होते हैं
दे पीपल आर रेस्टलेस, बेचैन, और ये लोग होते हैं, इनकी साइकी कॉमन है कि लाइक दे वांट अब्रप्ट चेंज, और जब हम लोगों की ये है कि वी वांट शॉर्टकट, और हम जो है तो ये समझते हैं कि हम लोग ये कॉमन साइकी है कि हम बाहर जाएंगे तो वहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी और एकदम से हमारे हालात बदल जाएंगे, तकदीर बदल जाएगी। तो दूसरी तरफ जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब पाकिस्तानी, और अगर आप इसको देखें जो ये लोग बाहर गए, जो ब्रेन ड्रेन हुआ, इस वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा भी इन अ सेंस हुआ कि आप देखें, आप जिस पे हमारे जो है तो पिछली गवर्नमेंट में बड़े नाजा और इतरा थे जो लोग के हमारी जो है तो फॉरेन रिजर्व जो है तो $16 बिलियन तक चले गए, तो ये सारा फॉरेन रिजर्व फॉरेन रेमिटेंस से आ रहा था। तो ये वही लोग हैं जो बाहर से अपना पैसा वापस भेजते हैं पाकिस्तान में। अलग बात है कि उसकी भी केयर नहीं की जाती है, और उनके लिए भी कोई फैसिलिटेशन नहीं है, उनके लिए कोई हाउसिंग स्कीम्स नहीं है, उनके लिए कोई एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो लोग वहाँ से बाहर पैसा भेज रहे हैं, अगर वो ना भेजें तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको बाउंड तो नहीं कर सकती कि दे आर बाउंड टू, दे आर कंपल्ड टू सेंड दियर मनी बैक टू द कंट्री। बहुत शुक्रिया। मेकन साहब, आपसे बात करने से पहले हम एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये जानेंगे कि मेकन साहब की इसके बारे में क्या राय है।